शुरू करें आईएएस का सफर एपेक्स आईएएस के साथ। हेलो दोस्तों। तो वेलकम पीवाई की सीरीज़ में आपका। तो अब मैं बात ये कर रहा था कि एक वीडियो हमने इसी जो फंडामेंटल राइट डीपीएसपी और जो ऐसी ये क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन से इस पार्ट से इनसे रिलेटेड डीपीएसपी ड्यूटीज़ वगैरह से, तो इनसे मैंने एक पार्ट बनाया है। तो पहला मेरा मैं एज ए बताता हूँ कि भाई देखो, मेरा मित्र है कि कोर एरियाज जो होता है ना, वहाँ नॉलेज इज़ मैटर। ठीक है, रेदर देन के यू अप्लाई योर लॉजिक। लॉजिक तभी लगेगा दैट इफ़ यू हैव इनफ नॉलेज, इनफ मच बेटर नॉलेज, तभी अप्लाई कर सकते हो। और लॉजिक उन एरियो में मोस्टली लगता है आप जो भी। तो मैंने कुछ अगले वीडियो में, पिछली वीडियो में ये भी मैंने बताया है कि भाई देखो, आप अगर लॉजिक लगाने जाते हो कि वर्ड को देख के ऑब्लिगेटरी, नेसेसरी के रॉन्ग होता है, गलत होता है, तो ऐसे क्वेश्चन है जो सही होते हैं, तो इसमें मत जाना। ठीक है, तो ये काफ़ी वीडियोस मिलेंगे आपको जो इस चीज़ों पे बताएंगे। तो देखो सीधा सा ये है कि जीएस की आपको कट ऑफ क्लियर करनी है ना, तो आपको जो कोर एरियाज है ना, पॉलिटी, जैसे पॉलिटी का जो अगर है, तो उनका जो मतलब कहीं ना कहीं जो पॉलिटी जो है ना, वो कहीं ना कहीं जो है वो मतलब रोल करती है बहुत अच्छे से, यूँ। तो पॉलिटी एटलीस्ट मान लो कि 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, तो वो बड़े अच्छे से उसको कवर करोगे तभी काम आएगा, यूँ यूँ। तो ये चीज़ों को आपको लेके चलना है। तो अभी हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं कि इसी का अगली वाली क्लास है कि पॉलिटी में क्या क्या चीज़ है बेटर। ठीक है, तो और पे हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और कौन कौन से थीमेटिक है। थीमेटिक हमें जानना जरूरी है कि कहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो उसको मैं, क्योंकि आप एग्जाम टाइम जो होता है ना, उस पर कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें कर सको। ठीक है, तो अभी जो हमारा एक नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं, उसी में आप मान लो कि मैं जो करवा रहा हूँ ना, तो उसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर प्रेजिडेंट, ठीक है, टू सेंड बैक मैटर फॉर द रिकन्सिडरेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब हमने आगे बढ़ा था कि बाइंडिंग बताया, वो एक मैं क्वेश्चन लेके आया था पिछले वीडियो में कि बाइंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बिल हो या क्या हो काउंसिल। ठीक है, तो अभी तो जैसे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है, अब इसमें क्या कहा गया हमें पता होना कि इसमें तो बाइंडिंग कहा दिया था, तो रिकन्सिडरेशन भेज ही नहीं सकता था। ठीक है, फिर 39 में भी बाइंडिंग का था, 40 में हो ही नहीं सकता। 39 ये तो इंदिरा गांधी पीरियड का टाइम है, तो बाइंडिंग है, तो यानी 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इन्होंने कहा था कि एक बार जो है वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है। ठीक है, फिर अगेन आई विल से दैट आई वॉन्ट गिव यू आंसर, आई वॉन्ट टेल एनी आंसर, यू हैव टू pick, you have to read question and you have to, yes, according to you, give answer, I won't say and I won't tell any answer। ठीक है, तो नेक्स्ट अब बढ़ते हैं, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशिएटेड बाय। अब देखो अमेंडमेंट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले वीडियो में पढ़े, अगला ये जस्ट पढ़ा। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये कौन इनिशिएट कर सकता है। लोकसभा कर सकती है अमेंडमेंट, ठीक है, कर सकती है, नहीं कर सकती। राज्यसभा कर सकती है, नहीं करती। चलो अपन देखते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर कर सकती है, नहीं कर सकती। प्रेसिडेंट कर सकता है, नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब इसमें से आप आंसर क्या बताओगे। आपने बता दिया कि यार सब करते होंगे या तो, लेकिन अब सब ऑप्शन नहीं दिख रहे, तो प्रेसिडेंट तो करता ही होगा कि भाई प्रेसिडेंट देता है। तो अरे भाई प्रेसिडेंट आंसर तो वो अमेंडमेंट थोड़ी करे, वो तो एसेंट देता है, उसका काम तो एसेंट देना है, तो 4 तो हटा ही लो आप। ठीक है, लेकिन ये भी तो आपको पढ़ा होता तभी काम आएगा ना भाई, जब पढ़ा ही नहीं है तो कैसे काम आएगा। चलो 4 हटा लिए, अब आपको बोलता है एक तो मोस्ट ऑफ है में, तो एक तो वैसे ही टिक मारो। ठीक है, अब स्टेट लेजिस्लेचर करती है, नहीं करती है, आपको पता होना चाहिए। स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करती है, यानी 2 हो गया टी। ये मैं आंसर में बताया जाता है क्योंकि ये हो जाती है गड़बड़ के भाई, नहीं यार फिर आंसर नहीं बताते क्या होता है ये। लेकिन आंसर बताओगे तो फिर आप क्या करोगे। 21 का हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, 21A आया। ठीक है, पिछली बार अपने ऑप्शन में कई देखे, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखे, तो अब ये CDS 22 का क्वेश्चन है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ द 11 ईयर। इसने पूछा 11 ईयर। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। एवरी रिलीजियस denominations has got a absolute power under the article 26 of the constitution of India to manage its own affair and its religious। अब इसमें से कौन सा सही है बताना है। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या, ओनली रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फाइंड मेंशन इन आर्टिकल 30। देखो फैक्चुअल पूछ रहा है भाई, 30 पूछ रहा है सभी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन रेफरेंस टू द राइट टू स्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, पार्लियामेंट कैन नॉट एम्पावर इवन बाय लॉ एनी कोर्ट और अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द पावर टू इशू रिट्स विद इन द local limits of its jurisdiction। Parliament cannot empower any by law any court other than Supreme Court of India to power to issue writs within the local limits and jurisdiction।
अब देखो भाई पार्लियामेंट कम से कम लॉ तो प्रोवाइड कर ही सकती है, दूसरे कोर्ट को तो दिखा दे ही सकती है रीट करने का या दूसरे एरिया में या अदर जुरिडिक्शन में, तो ये तो मान लो कि चलो पॉलिटिक्स, लेकिन पढ़ा होना जरूरी है, अगेन आई विल से। दूसरा, अब ये क्या कह रहा है, अंडर द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 11 ईयर। अब ये 11 ईयर है या 14 ईयर है, ये देखो 11 ईयर है 14 ईयर है, ठीक है। तो आप कहीं नहीं पढ़ोगे तो 14 ईयर है, अब पढ़ोगे तो पता चलेगा। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये भी ऐड किया था। अब 86 में देखो डीपीएसपी में भी कुछ किया था, ठीक है, फंडामेंटल राइट में भी किया था और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी कुछ किया था। ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट और डीपीएस सब में कुछ ना कुछ चेंजेस किया था, ठीक है। तो आपको यह देखना है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा बी और सी। एवरी रिलीजियस, इसको एक बार छोड़ो, ओनली रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ फाइंड मेंशन ऑफ आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, और रेफरेंस टू द राइट टू इस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। अब इसमें क्या था, एवरी रिलीजियस डोमिनेशन हैज़ गॉट एब्सोल्यूट पावर। यहाँ कहीं ना कहीं आप इसमें से जब ऐसे डिसीजन लेना हो ना लास्ट में ऑप्शन, तब आप कुछ ले सकते। आर्टिकल 26 टू कॉन्स्टिट्यूशन टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर एंड रिलीजियस एब्सोल्यूट पावर, नहीं भाई, कुछ तो स्टेट के पास पावर होगा, ठीक है। ये इसमें देखो ये रिलीजियस वाला लिखा हुआ है, तो आप जब लिखा हुआ है तो सही होगा। देखो अब वापस देखो 86 मैंने डिस्कस किया, 86 देखो आ गया, CDS 20 में आ गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडेड एज ए फंडामेंटल ड्यूटी थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कौन सी ड्यूटी थी, प्रमोट पीस एंड हार्मोनी, नहीं। अब आपको फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना वो आपको प्रॉपरली याद होनी चाहिए। 6 to 14 देखो, 6 वहाँ 11 लिखा था, यहाँ 14 आ गया, देखो 14 आ गया, तो ये क्या है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन ऑन चाइल्ड बिटवीन एज 6 ईयर, ठीक है। अब ऑप्शन ही इसने है ही नहीं, तो आंसर देख लिया, ठीक है। दूसरा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है। ये शायद आई थिंक हमने ये कर लिया है, ठीक है, ये हमने आई थिंक ये हो गया हमारा, ये भी हमारा हो गया है, ठीक है। अब ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन इज नॉट ट्रीटेड एट पर सो फार एज ए अवेलेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज कंसर्न। ये कहता है कि भाई ऐसी कौन सी कैटेगरी जो है ना, पर्सन इज नॉट ट्रीटेड एट पर सो फार एज अवेलेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट इज कंसर्न, ठीक है। मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स, अब ऐसा कौन सा कैटेगरी जिसके फंडामेंटल राइट को मतलब पार्लियामेंट भी कमेंट कर सकती है, जिसकी कोई, ठीक है, कि भाई उनके लिए नहीं होगा। मेंबर ऑफ फोर्स चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। मेंबर ऑफ फोर्स एम्प्लॉयड इन द कनेक्शन विद द कम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप इन एनी कंट्री। Member of force employed in connection with the communication and system setup maintenance and public order, ठीक है। अब आपको मैं ये क्वेश्चन मैं इसीलिए लेकर आया हूँ कि ये जो लक्ष्मीकांत से होता है या नहीं होता है आपको देखना है। आप आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35 जो है ना, आप उसमें जाके पढ़ोगे, फिर आपको इस क्वेश्चन के बारे में डिसीजन लेना है। इस क्वेश्चन के बारे में डिसीजन लेना है कि हाउ यू विल हैंडल दिस क्वेश्चन, ठीक है। You have to apply your logic or your knowledge and you have to give this answer of that question. That's why I'm skipping that question and I put for that you apply your logic with knowledge कि आप इसमें से क्या करोगे, इसमें से कैसा प्रॉपरली कौन सा होगा। तो यूपीएससी देखो ये जब CDS में पूछ सकता है तो इतना बड़ा लॉजिक तो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ ही सकता है, CSE में तो पूछ ही सकता है। ऐसे में 2-4 क्वेश्चन लेके आया जो आपको। अब ये कि नॉट ट्रू ऑफ आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये 32 के बारे में बताया है, इसमें से कौन सा के सही नहीं है, आपको ये भी जरूर पढ़ना होता है सही से ढंग से, है नहीं है। इट गिव्स सुप्रीम कोर्ट, ये देखो 15 में कितने आए, ये फंडामेंटल राइट से भाई एक साल में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखना ना। इट गिव सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, पावर टू इशू रीट्स एंड, अब देखो दोनों को दे दिया भाई, दोनों का। तो जब आपको अगर पता है कि ये पार्ट 5 में, ये पार्ट 6 में कॉन्स्टिट्यूशन के, जब पार्ट ही अलग अलग है तो आर्टिकल अलग अलग ही होंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं पहले क्या, लेकिन हमें स्टेटमेंट डिसीजन नहीं लेना है। इट इंक्लूड पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए देयर फॉर इट सेल्फ एज ए फंडामेंटल राइट, ये खुद में एक फंडामेंटल राइट है या नहीं आपको पता होना चाहिए। और द विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल, और विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। अम्बेडकर कॉल वेरी, यहाँ देखो स्टेटमेंट आ गया ना, अम्बेडकर कॉल इट्स वेरी सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मैंने क्या ही बता दिया, उन्होंने बता ही दिया। Aggrieved person has no right to the complaint under the Article 22 where the fundamental right has not been violated। देखो अब इसमें से कौन सा है, ये स्टेटमेंट आप कंफ्यूज करोगे तो ये स्टेटमेंट आपको पढ़ना चाहिए कि ये सिर्फ 32 है ना। सुप्रीम कोर्ट के पास लिमिटेड पावर है टू इशू रिट एंड हाई कोर्ट के पास थोड़ा ज़्यादा पावर है टू इशू रिट, मतलब अदर मैटर में भी कर सकता है,
एंड इवन सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली ऑन द फंडामेंटल राइट्स, वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये तो सही होगा फिर। तो इन्होंने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, जबकि हाई कोर्ट का 226 है आर्टिकल, ध्यान रखना रिट इशू करने का। तो ये इसका नॉट ट्रू पूछा है, तो नॉट ट्रू होगा। मैं आंसर तो नहीं बताना चाहता, पर मैं मजबूर हो जाता, समझ नहीं आता क्यों। फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन। मैंने आगे आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कौन से सिटीजन के लिए, कौन से नहीं। तो आप याद रखना 5 है, ठीक है, 5 जोड़े याद रख लो, ठीक है। जैसे 15, 16, फिर एक बीच में आता है 19, फिर आता है 29, लास्ट के 2, स्टार्टिंग के 2, 15, 16, 29, 30 और एक बीच में आ गया ये। यानी कहीं भी ट्राइंगल बनाओ, दोनों का ट्राइंगल बनाओ, या 19 लिख दो, ठीक है, या 15, 16 और 29 और 30, ये ट्राइंगल जो है ये इंडियन के लिए ही है। तो अब देख लो, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ तो किस में आ गया, आर्टिकल 14 में। तो इसमें ट्राइंगल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओनली सिटीजन्स के लिए पूछा है ना, अवेलेबल टू नॉन सिटीजन मतलब दूसरों के लिए भी है। तो चलो अब राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये किस में आया, ये आ गया 17, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी किसकी है, आर्टिकल 16 में, ठीक है। प्रोटेक्शन, ये क्या, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, यानी 21 में। तो यानी 1, 2, 4, 1, 2, 4, यानी ये आंसर इसका हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए किस में क्या है। आर्टिकल 21 वापस, यार कितनी बार पूछ रहा है, सोचो ना आप। राइट टू ट्रांसजेंडर, अब आपको पता होना, ये लक्ष्मीकांत में जाओगे, अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ में रहा होगा, ठीक है। 2017 में तो कहीं ना कहीं न्यूज़ देखो, 19 में ट्रांसजेंडर रिलेटेड बिल भी आता है। तो कहीं ना कहीं ये डिस्प्यूट चल रहा था ट्रांसजेंडरों के लिए, कोर्ट में इशू भी गए थे कि उनके, तो ठीक है। तो ये तब इशू होता है, तो एक सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है उस ईयर, तो उस ईयर का जजमेंट मोस्टली आएगा, तो वो 21 या 19 के रिलेटेड बहुत काफ़ी सारे जजमेंट आते हैं। तो ऐसा कोई जजमेंट रहा होगा तो ये होगा। लक्ष्मीकांत में शायद अभी मिलना ये शायद मुश्किल है, तो मैं लेकिन देखो, ठीक है। कार्नियोपेगियस ट्विन राइट टू एंड राइट टू मेंटली रिटायर्ड वुमन टू बियर अ चाइल्ड, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपको या तो डिसीजन ले लो, इसमें कौन सा आर्टिकल कौन सा होगा, राइट टू ट्रांसजेंडर। अब देखो इसमें डिसीजन लेने का मतलब है कि पहला तो राइट टू ट्रांसजेंडर, तो भाई कि ट्रांसजेंडर का राइट नहीं है, वो तो दे आर ऑल्सो ह्यूमन, तो उसका तो हो गई यार। ये तो पहली बात तो देखो, फर्स्ट तो हो गई। दूसरा राइट टू क्रानियोपेगस जो होता है ट्विन, ये राइट है कि इसमें किस में आता है या नहीं आता, ये आपको देखना है। तो अब आप उसमें देख लो कि ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, ठीक है। तो इसमें तो राइट टू मेंटली रिटायर्ड वुमन टू बियर अ चाइल्ड, ठीक है। अब इसमें तो देखो ये किस में आता है, 21 में आता है या नहीं आता है, तो ये भी देख लो, ठीक है। तो इसमें तो मुझे लगता है ऑल ही आंसर होगा, क्योंकि इसका आंसर जो देखो, कहने की बात है कि भाई ये कोर्ट के जजमेंट थे, तो आपको ये लक्ष्मीकांत में नहीं मिलने वाला, सीधी सी बात है, ठीक है। यूँ अब देखो 21 के बारे में और आ गया क्वेश्चन। आर्टिकल 21 इज वायलेटेड व्हेन द अंडर, अब देखो ये बताने का, जब बार बार क्वेश्चन उस चीज़ से पूछ रहा है तो आपको उस चीज़ पढ़नी है। when under trial prisoner are detained under the judicial custody for the indefinite period, वायलेट करता है नहीं करता है भाई, indefinite period। राइट टू लाइफ इज वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट्स, नॉट इवन द स्टेट हैज़ अथॉरिटी टू वायलेट द राइट, ठीक है। राइट टू लिबर्टी बेसिक ह्यूमन राइट है या नहीं, ये आप देख लो। अंडर आर्टिकल 21 राइट टू अ वुमन टू टेक, ठीक है, रिप्रोडक्टिव चॉइस इज नॉट डायमेंशन पर्सनल लिबर्टी। ये स्टेटमेंट जो है ना, ये स्टेटमेंट के इसके 3 स्टेटमेंट तो लिंक नहीं कर रहा। ये देखो ना, ये देखो ना, अंडर 21 द राइट ऑफ अ वुमन टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइस इज नॉट डिमिशन पर्सनल लिबर्टी। ये तो आर्टिकल भाई कहीं ना कहीं सही होना ही चाहिए। जब वो तो वो सही होगा, या तो दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे। ये तो क्वेश्चन यह देखो ना कि यहाँ पूछा है, उससे पहले भी पूछा है, सेम चीज़ पूछी है यूँ देखो। और वो भी पूछा कब है, 17(2) में सीरियस, और 17(1) एक ही हाल में। तो यानी ये चीज़ कहीं ना कहीं जो मेडिकल एक्ट वो वगैरह न्यूज़ में रहा, तो ये चीज़ न्यूज़ में आके पूछी है उन्होंने, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने कहीं ना कहीं न्यूज़ है, तो बेसिक राइट हो गया, ठीक है। यानी इसका तो आंसर क्या होगा, या तो ए होगा, डेफिनेटली है। आप देखो इस, ठीक है, ये होगा। तो ये थोड़े मतलब इसका बताने का था कि आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये समझने की, देखो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। विदाउट नॉलेज यू कांट डू एनीथिंग। इफ़ यू विल अप्लाई योर लॉजिक देन मस्ट यू हैव बीन गो विथ यू हैव टू गो विथ द नॉलेज, एंड विदाउट नॉलेज डोंट गो फॉर लॉजिक, it will be harmful for you. And logic, mostly logic you can apply on that
international relation question, and that like any agriculture, environment, or science and tech question, like statement based question, you can apply your knowledge there. But don't apply knowledge on a core area without having a knowledge. मीन्स डोंट अप्लाई योर लॉजिक विदाउट हैविंग ए नॉलेज. तो पहले नॉलेज आप लो कोर एरिया. तो आप ऐसे देखो ना, आप इस मुझे आप सीरीज़ को फॉलो करते जाओ. एटलीस्ट मैं आपको ये बता दूंगा कि आप ये जो एरियाज़ है ना, इनमें आप कहीं ना कहीं जो है वो आप अपना जो कौन सा ये टॉपिक है, इन पे आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई सोर्स में आप लक्ष्मीकांत में हो रहा है, ये उसमें हो रहा है, ये उसमें हो रहा है. आपको ये बार बार आ रहा है तो आपको आर्टिकल 21 में पढ़ना है. ये फंडामेंटल राइट का कौन सा इशू, तो आप उसमें जाके पढ़ना है. ठीक है. तो ये आपको चीज़ें फॉलो करोगे तो एटलीस्ट पता आएगा. और मार्केट में जो चीज़ें मिल रही है ना, आप उनको भले ही देखो, लेकिन यू विल सी दैट कि हाँ इट इज़ नॉट वर्दी. क्योंकि जब आपको लास्ट टाइम 10 दिन बचेगा ना, तो आपको और ज़्यादा देखते रहोगे और यू इट्स वेस्ट ऑफ टाइम. जबकि ऐसा ना, आप एक किसी को चीज़ को फॉलो करें तो उसको देख देख के आप उस टॉपिक को कर लो ना, यही तो बेटर रहेगा. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.